नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, पीटी एजुकेशन में पुनः आपका स्वागत है। तो आज है हमारा सेशन नंबर 2 पीआईबी एनालिसिस पे। आज हम कवर अप करेंगे 6 स्टोरीज जो आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होंगी। स्टोरी 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो चलिए शुरू करते हैं। आर यू एक्साइटेड और नॉट? सो लेट्स बिगिन आवर वर्क। उससे पहले सेशन को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, दोस्तों को भी बताएं। यहाँ पर आपको बिल्कुल कंप्रीहेंसिव कवरेज मिलेगा रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज और यूपीएससी एग्जाम्स। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना काम। हमारी सबसे पहली स्टोरी है संकल्प से सिद्धि मिशन बंधन। अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है कि जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं श्री अर्जुन मुंडा, उन्होंने वर्चुअली जो है एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है संकल्प से सिद्धि मिशन बंधन। और वर्चुअली था तो कहाँ कहाँ हुआ ये? जगदालपुर में हुआ, रांची में हुआ, जमशेदपुर में हुआ, सारनाथ में हुआ। अब क्या सिर्फ यही इनिशिएटिव या यही मिशन लॉन्च किया गया? नहीं, इसके साथ कुछ और प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, जैसे कि 7 न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स, उसके बाद बंधन वेबसाइट, कॉफी टेबल बुक और भी अन्य कुछ चीज़ें। इन मिशंस का मकसद क्या है? मकसद है वोकल फॉर लोकल। जो पिछले साल जो स्लोगन दिया गया था वोकल फॉर लोकल, उसको बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, ताकि जो हमारी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो सस्टेन कर सके, वो अपनी जो है जीवन व्यापन को सही बना सके, सुगम बना सके। अब ये जो आउटलेट्स हैं इनमें क्या होगा ट्राइबल इंडिया के, इनमें जो जीआई टैग वगैरह होते हैं वो दिए जाएंगे, प्लस में जो उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड या क्राफ्ट किए गए हैं उनको डिस्प्ले किया जाएगा, लोगों तक पहुंचाया जाएगा कि ये देखो ये ट्राइबल आर्ट्स है। सो बेसिकली एक तरीके से स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब का काम किया जाएगा। राइट, अब सारनाथ आउटलेट, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के हिसाब से। सारनाथ आउटलेट क्या बना? ये पहला सक्सेसफुल आउटलेट बना इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एट एन एएसआई हेरिटेज साइट। और इसके साथ इंडिया के टोटल कितने ट्राइब्स आउटलेट हो गए? एंड दैट इज विल बिकम 141। 7 नए जुड़े हैं और टोटल हो गए हैं 141। देखिए क्या है कि ये सारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन पे, यानी जो ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं पिछले कुछ सालों में, जो सरकार ने इनिशिएटिव ली है, पॉलिसीज बनाई है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। लेकिन एक तरफ जो दूसरे जो इनिशिएटिव या कह लीजिए जो प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए थे वो कहीं ना कहीं खो गए हैं। जैसे मैं बात करूँ स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, या मैं बात करूँ जो स्किल इंडिया की बात की गई, तो वो कहीं ना कहीं इनसे पिछड़ गए। ट्राइब्स में बहुत अच्छा काम किया गया है, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया गया है, लेकिन जो दूसरे अन्य चीज़ें जो बनाई गई थी, कौशल विकास योजना, इस तरीके से वो सारे कहीं ना कहीं पता नहीं कहाँ चले गए, कुछ उस पर न्यूज़ आने रह गए। अब इससे रिलेटेड है आपका ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल फुल फॉर्म याद रख लेना, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। कब आया? 1987 में आया ये। और किसके मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? तो ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर काम करता है। इसके दो ही मेन फंक्शंस है, एक तो है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस डेवलपमेंट, जिसको लेके इसमें एमएसपीबी भी हाल फिलहाल में आया गया था, और साथ ही साथ रिटेल मार्केटिंग डेवलपमेंट। तो इसमें जो है ये काम किया गया है संकल्प से सिद्धि मिशन बंधन। क्लियर है? बढ़े आगे। तो ये हमारी थी पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी पे चलते हैं, डीलिंग विद फ्लड सिचुएशंस इन इंडिया। देखिए क्या होता है कि जैसे ही मानसून आने वाले होते हैं तो फ्लड जो सिचुएशन है भारत में, इसकी जो स्थिति है काफ़ी गंभीर हो जाती है। अभी हाल फिलहाल हमने वेस्ट बंगाल में भी देखा, हर साल, पिछले साल हम केरला को देखते हैं कि केरल कितना बुरी तरीके से तबाह हो जाता है, फिर राहत कोष पैकेज वगैरह ये सब देना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, तो इसको लेके जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, या एक तरीके से कह लीजिए होम मिनिस्ट्री ने एक हाई लेवल की मीटिंग की, ताकि पहले से ही तैयारी रखी जाए फ्लड सिचुएशंस को देखकर। अब इस प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो एक कोऑर्डिनेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा। किसके किसके बीच? आईएमडी हो गया आपका, जल शक्ति मिनिस्ट्री हो गया, सीडब्ल्यूसी यानी कि सेंटर वाटर कमीशन, एनडीआरएफ हो गई, और अन्य जो सेंट्रल स्टेट एजेंसीज है, उन सबका एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। अब इसमें क्या करेगा? जो आपका स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी और जो सैटेलाइट डेटा है वो फ्लड सिचुएशंस को प्रिडिक्ट करने में काफ़ी मदद करेंगे और काफ़ी अहम भूमिका इसमें निभाएंगे। साथ ही साथ कुछ ऐप्स आजकल डेवलप किए गए हैं, आईएमडी ने इसे डेवलप किया है, नाम याद रखिएगा ऐप्स वगैरह का, उमंग, रेन अलार्म, दामिनी, जो कि बहुत अच्छे तरीके से वेदर फोरकास्टिंग और जो प्रिडिक्शन है ये सब बता सकते हैं। अब हमें मालूम है कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो बेसिन है वो मेन फ्लड बेसिन है, जबकि आसाम, बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल इंक्लूडिंग केरला ऑल्सो, दे आर द मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट्स। तो इसको लेके एक तैयारी पहले से की गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, बहुत काबिले तारीफ है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की अगर नेशनल डिजास्टर होती है तो कहीं ना कहीं भारत की इकोनॉमी पे
मार पड़ती है और कोविड-19 के बाद भारत किसी भी और तरीके की मार को, इकोनॉमिक मार को झेलने नहीं पाएगा और सकता भी नहीं है, नहीं झेल सकता है और नहीं पाएगा, राइट। ये मैप है, इसको आप देख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, पूरा मतलब फ्लड प्रोन एरियाज का मैप मैंने यहाँ पे आपके लिए लगा दिया है। आगे बात करते हैं हमारी तीसरी स्टोरी पे, 42nd सेशन ऑफ FAO कॉन्फ्रेंस। तो अभी हाल फिलहाल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ जिसका 42nd सेशन था। इसमें रिप्रेजेंट किया भारत की तरफ से हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इसको एड्रेस किया। भारत आपको मालूम ही है कि FAO का जो है फाउंडर मेंबर है और 16 अक्टूबर 2020 को इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 75 ईयर्स की जो जर्नी थी उसे कंप्लीट की, राइट। ध्यान रखिएगा 16 अक्टूबर 1945 इनका फाउंडेशन डे है। अब इस ओकेजन पे जब इन्होंने 75 ईयर्स अपने कंप्लीट किए तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पेशल 75 रुपीज़ का कॉमेमोरेटिव कॉइन जो है रिलीज किया, जिसमें थीम लगाया गया सही पोषण देश रोशन। तो सरकार भी कह रही है तो डाइट वगैरह आप लोग अच्छे रखिए, न्यूट्रिशन वगैरह अच्छे रखिए, क्योंकि अगर आप अच्छे रहेंगे तो देश अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इंडिया ने प्रपोज किया 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस डिक्लेयर किया जाए, जिसे UNGA ने माना भी, और 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया जाए, जिसे भी UNGA ने डिक्लेयर कर दिया है कि हम इसे मान लेंगे। कोविड-19 के पैंडेमिक के बाद एग्रीकल्चर के जो सेक्टर है इस पे काफ़ी ज़्यादा स्पॉटलाइट आ गया। आप अखबारों वगैरह में पढ़ ही रहे होंगे कि नाउ भारत विल सेव इंडिया। तो इस तरीके के जो आर्टिकल्स वो बताते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना मतलब हाईलाइट हुआ। उसके बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ भी दिखने को मिली कि हमने इस बार मतलब रिकॉर्ड तोड़ फूड ग्रेन प्रोडक्शन की है। कितनी की है? 305 मिलियन टन, पॉइंटों में कुछ है, लेकिन 305 मिलियन टन रफली जो है हमने ऑल टाइम हाई फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमने किया। साथ ही साथ कुछ और इनिशिएटिव्स इस सेक्टर में लिए गए, एग्री सेक्टर में, जैसे कि किसान रेल इंट्रोड्यूस की गई, जो काम क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है एसेंशियल कमोडिटीज़, जैसे कि आपके हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हो गए, मिल्क एंड डेयरी प्रोड्यूस हो गए, और भी बहुत तरीके के अर्बन मार्केट से उठाए हुए, और इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना किसान रेल के थ्रू। और हमने अभी तक की अपने करंट अफेयर्स की सीरीज़ में भी हमने आपको बताया था कि किसान रेल कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुआ, कैसे इसका मतलब कैसे इसे लॉन्च किया गया, और ये बहुत सारे सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में पूछा भी गया है। साथ ही साथ कुछ और इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए, जैसे कि PM गरीब कल्याण पैकेज, PM किसान स्कीम। ये सारे के सारे अपने आप में एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो फिलहाल के लिए इसको इतना ही कवर अप करते हैं, टू द पॉइंट टू द ब्रीफ बात करेंगे। तो ये एक सेशन था, इसको आप ध्यान रखिएगा, सॉरी ये एक कॉन्फ्रेंस था, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात अब FAO पे भी कर लेते हैं, लगे हाथों। FAO है क्या? तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, जिसका एम है कि हम हंगर को डिफीट करें। 16 अक्टूबर 1945 इनका फाउंडेशन डेट है। साथ ही साथ इनकी जो सिस्टर बॉडीज है, एक है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और एक है IFAD यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। कुछ इनकी पब्लिकेशंस है जो बहुत आपको ध्यान रखनी है, रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिकेशंस वगैरह आ जाती हैं, खासकर मैं बात करूँ IMF की, वर्ल्ड बैंक की, WTO की और FAO की, और आपका क्या कहते हैं ILO हो गया। तो इन सब के जो पब्लिकेशंस है इसको आप ध्यान रखिएगा, कहीं से कहीं नोटिफाई करके लिखिए, कहीं ना कहीं मतलब पिन करके आप इसे रखिए ताकि आपको ध्यान में रहे। जैसे इसके कुछ पब्लिकेशंस है, सोफिया स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, सोफो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, सोफी स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड, देखो सोफा भी आ गया यहाँ पर, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, अब उस पर सब बैठेंगे। सोको स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी मार्केट्स। तो ये सारी जो है रिलेटेड ये चीज़ें हैं आपकी FAO से, तो इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, हमारी अगली स्टोरी है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, या इसे एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं सोशल सिक्योरिटी कोड 2020। इसमें हाल फिलहाल जो है अभी जो मोल है यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, उन्होंने कुछ रूल्स जो है वो ड्राफ्ट किए हैं रिलेटेड टू एम्प्लॉयज कंपनसेशन। अब इस कोड में क्या है कि सारे नियमों को कंसोलिडेट कर दिया गया है, क्योंकि देखिए सोशल सिक्योरिटी होना ज़रूरी है, और कोविड-19 के बाद जब इकोनॉमी की इतनी हालत ख़राब है, करोड़ों करोड़ों जॉब्स चली गई हैं, काफ़ी लोग मतलब इस कगार पे आ चुके हैं कि वो कैसे अपने आर्थिक जीवन व्यापन करें, तो कहीं ना कहीं एक सोशल सिक्योरिटी उन्हें प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और ये जो कोड है ये डील करता है ना कि सिर्फ उन वर्कर्स के साथ जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, बल्कि उन वर्कर के साथ भी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी है। अब इसमें क्या क्या है, इसमें कुछ प्रावधान है, जैसे कि आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे, क्लेम कैसे करेंगे, सेटलमेंट कैसे करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या रहेगा, पेमेंट कंपनसेशन प्रोसीडिंग्स, ट्रांसफर ऑफ मैटर्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्हें कवर अप कर रखी हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कवर अप कर रखे हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ कवर अप कर रखे हैं,
गिग वर्कर्स कवर अप कर रखे हैं, प्लेटफॉर्म वर्कर्स कवर अप कर रखे हैं, साथ ही साथ माइग्रेंट वर्कर्स को भी कवर अप किया गया है। तो एक पूरा सोशल सिक्योरिटी नेट बनाने की कोशिश की गई है। अच्छा, अब इसकी फंडिंग कैसे करेंगे? तो सोशल सिक्योरिटी फंड एक बनाया जाएगा जिसके तहत जितने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उनको फंड किया जाएगा, उनकी फंडिंग इस तरीके से की जाएगी। तो यह है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू गाइस। आगे बात करें, नेक्स्ट स्टोरी है हमारी रोड मैप फॉर ईबीपी। ईबीपी पे हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, तो टू द ब्रीफ पे ही यानी टू द पॉइंट पे ही बात करेंगे। इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम, क्योंकि इसे काफ़ी तेजी से पुश किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि क्रूड ऑयल प्राइसेस राइज हो गए हैं, पेट्रोल प्राइसेस राइज हो गए हैं। आम आदमी के अंदर एक अंगारे जल उठे हैं कि सरकार क्या कर रही है, पेट्रोल का प्राइस 100 के पार चला गया है, राइट। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सोच रहे हैं कि नाउ इट्स द करेक्ट टाइम टू पुश इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम। तो इसके लिए एक रोड मैप लाया गया 2020-25, जिसे हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को रिलीज किया। आज का आपका पहला सवाल कि इस बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम क्या था? फटाफट एक बार कमेंट थ्रेड में बता दो यार आप लोग कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का इस बार का थीम क्या था। E20 फ्यूल अवेलेबल, इसको बनाने की बात की जा रही है। कब तक? 2023 तक। 2030 था, खींच के 25 किया, फिर अब 23 कर दिया है। साथ ही साथ कुछ और नोटिफिकेशंस भी इसमें लॉन्च किए गए, जैसे E12, E15, E100। और मिनिस्ट्री का कहना है कि जो इथेनॉल डिस्टिलेशन कैपेसिटी है ये पूरे देश में 2025 तक डबल हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? इसका बेनिफिट क्या होगा? एक तो ये इंडिजिनस होगा, नॉन पॉल्यूटिंग होगा, इनएग्जॉस्टिबल होगा, साथ ही साथ एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करेगा, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है एनवायरनमेंट के अंदर में उसके जो एमिशंस हैं उसको 30 से 50% और हाइड्रोकार्बन्स को 20% रिड्यूस कर देगा। और क्या करेगा? और फॉरेक्स जो है आपका बचाएगा, 30,000 करोड़ रुपए तक के आंकड़ों को ये बचाएगा, जो कि आपके क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल के हिसाब पे दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उन पे भी डिपेंडेंस को रिड्यूस करेगा ही, और आत्मनिर्भर इन पेट्रोलियम सेक्टर ये तो है ही है, इसको भी अचीव करने में मदद करेगा। तो ये सारे जो है वो फायदे किए गए। अब इसको करेंगे कैसे? इसके लिए शुगर केन मिल्स और उसके वर्कर्स उनका काम बहुत ज़्यादा इसमें लगेगा। तो गवर्नमेंट इनको पूरी तरीके से एनकरेज कर रही है कि आप जो है इस तरीके से इथेनॉल को पुश कीजिए बाय यूजिंग द शुगर केन मिल वर्कर्स। और साथ ही साथ ये भी बात कही जा रही है कि इथेनॉल को हम जो भी राइस अवेलेबल है उससे भी हम ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे, मक्के से भी ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा एक रोड मैप जो है वो दिया गया है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी पे, कॉर्पेट 2021, और ये शायद हमारी फाइनल स्टोरी है। तो कॉर्पेट 2021 क्या है? इंडो थाई कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, ये आपको ध्यान रखना है। इसका 31st एडिशन जो है हाल फिलहाल, दिस इज हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी। 9 से 11 जून 2021 में ये कंडक्ट किया गया। इसमें पार्टिसिपेट किसने किया? तो इंडियन नेवल शिप सरयू, जो कि इंडिजिनसली बिल्ट नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, और उसके बाद थाईलैंड का शिप जो है HTMS क्राबी, उन दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब देखिए, इसको लेके गवर्नमेंट का बहुत लंबा चौड़ा विजन है। सागर जो विजन आप देखते हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन पे ही हमें बचाना है और उसी की एनहांसिंग और उसी की सिक्योरिटी के लिए हमें काम करना। तो इस तरीके की जो एक्सरसाइजेज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप जो आसियान नेशंस में से किसी को उठा रहे हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही साथ EEZ सर्विलेंस तो है ही है, उसके बाद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, फिर आपके पास डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस है। इन सब चीज़ों पे भी काम बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा बायलैटरल मल्टीलैटरल एक्सरसाइज, ये नाम याद रखेगा, कॉर्पेट 2021 हेल्ड बिटवीन विच 2 कंट्रीज, इंडियन नेवी एंड थाईलैंड नेवी। क्लियर है? कौन सा एडिशन? कई बार एडिशन भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो 31st एडिशन ये आपको ध्यान रखना। पार्टिसिपेंट्स वगैरह का नाम तो आप याद रखेगा सरयू एंड क्राबी। तो ये थे हमारे 6 स्टोरीज जो हमने कवर अप किए। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। संकल्प से सिद्धि मिशन बंधन, डीलिंग विद फ्लड सिचुएशंस इन इंडिया, 42nd सेशन ऑफ FAA कॉन्फ्रेंस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी या सोशल सिक्योरिटी कोड, रोड मैप फॉर इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम, कॉर्पेट 2021। आई होप आपको इस सेशन में मजा आया होगा। कुछ कोर्सेज आपके लिए, इकोनॉमी का क्रैकर कोर्स 8 जुलाई से शुरू हो रहा है, आइए एनरोल कीजिए, अपने दोस्तों को भी कराइए। बहुत लाजवाब कोर्स है। PT के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। पावर ऑफ 10 और CA बूस्टर प्रीमियम दोनों आपके लिए अवेलेबल है, और बिल्कुल एकदम बिल्कुल सागर है ये, एक तरीके से कहना चाहें तो। सारे लिंक्स आपके लिए अवेलेबल हैं। टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है। हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।